आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। हालांकि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने एक पहले के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वहां पर हमने केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताया है कि क्या होता है, क्या लिमिटेशन है और क्या एप्लीकेशन है। यहां पर हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे अलग अलग थर्मोडायनेमिकल कंडीशन में। मतलब कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम is utilized in external work done W and to increase in the internal energy of the thermodynamical system। मतलब कि यदि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो वह दो प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा। पहले प्रकार में उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, बदलेगा, और जो रेस्ट एनर्जी है उससे वर्क डन किया जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा अथवा घटेगा, दोनों संभावनाएं हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट एनर्जी दिया है अथवा लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे बताएंगे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां डेल्टा क्यू क्या है? हीट एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। डेल्टा डी यू क्या है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड डेल्टा डब्ल्यू इज द एक्सटर्नल वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। अक्सर बहुत से एग्जाम में इसको पूछे गए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन से कंजर्वेशन लॉ पर काम करता है, किस कंजर्वेशन लॉ पर काम करता है। तो आप बताएंगे कि दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस अंडर विच सिस्टम अंडरगोज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो यहां पर देखिए अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग कि एनी प्रोसेस, मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम आज के वीडियो लेक्चर में इसी को डिस्कस करेंगे आगे। बाकी इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स मेथड दैट हाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में बी ऑब्टेन्ड। तो मतलब कि सिस्टम के पास, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के पास उसकी इंटरनल एनर्जी भी होती है, इस बात का कंसेप्ट हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। और साथ ही साथ उस इंटरनल एनर्जी को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब उस इंटरनल एनर्जी में चेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे लिमिटेशन की, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ द सिस्टम एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड इन एक्सटर्नल वर्क डन। मींस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को दी गई ऊर्जा के कारण वर्क डन होगा, यह तो पता है, बट कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उस वर्क डन को हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई दैट वेदर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस इन नेचर एक्चुअली पॉसिबल आर नॉट। तो हम इस बेसिस पर यह भी नहीं बता सकते कि कोई थर्मोडायनेमिकल प्रक्रिया संभव है अथवा नहीं। मतलब कि हम जिस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की बात करने वाले हैं, क्या वो हमारे नेचर में संभव है अथवा नहीं है, इसका भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर जिक्र नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क। मींस वर्क तो होगा बट कितना होगा, कैसे होगा, कैसे यूज कर सकते हैं इस वर्क को, इसके बारे में कुल मिलाकर कोई जानकारी नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ओवरऑल अभी तक जो मैंने बताया वो सभी की सभी हम लोग पहले के वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको कई बार बता चुका हूं। अब इसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नया चीज है हम उसको देखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारा पहला इक्वेशन है। हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पी डीवी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें कि इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो बताया गया कि फंक्शन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो जैसे कि हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे तो बताएंगे कि टेम्परेचर का फंक्शन होगा, रियल गैस की बात करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होगा। तो ओवरऑल हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं दोनों का है, कोई भी गैसेस हो, चाहे रियल हो चाहे आइडियल गैस हो। हमने यू को एज ए फंक्शन ऑफ वी एंड टी ले लिया। तब हम लोग चेंज इन डी यू को कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको मैथमेटिक्स में सीखे होंगे। तो डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में आप लिख सकते हो डी टी वॉल्यूम कांस्टेंट डी टी। इसको आप इस प्रकार से मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू को आप यू का पार्शियल डेरिवेटिव v और t के टर्म में रिस्पेक्टिवली जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 4 का उपयोग आप इक्वेशन 3 में कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस लास्ट में है पी डी वी। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस, देखो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं डी वी को जरा, तो यहां से P और ये हो गया डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये डी वी कांस्टेंट। इसको हम लोग इक्वेशन 5 बना लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसका बार बार हमें उपयोग करना है। क्लियर? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी प्लस पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, हम लोग इसको बार बार रिकॉल करेंगे। तो आप इसको ध्यान से याद रखिए इसको कि इक्वेशन नंबर 5 की हम बात करेंगे तो आप समझ जाओ कि हम इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 5 से थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं। तो dt को कॉमन लेते हैं दोनों साइड में और लेफ्ट साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो हो गया डी क्यू बाई डेल्टा क्यू बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v, और देखो इसी के साथ dt था उसको हमने बाहर कर दिया, प्लस p प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट t और dv बाई dt यहां हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा। तो अब हम लोग 1 बाई 1 प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो व्हेन v इज कांस्टेंट, समझिए इस बात को, जब कांस्टेंट v है मतलब हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तो हम लोग ने पढ़ा है थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में, कितने प्रकार के थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हम जब v को कांस्टेंट रखते हैं तो दिस इंप्लाई दैट dv इज इक्वल टू 0,
दिस इंप्लाई दैट dv बाई dt एट कांस्टेंट v इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा कि यह अगर हम कांस्टेंट v पर हम पूरी बात कर लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट डेल्टा क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v इसको कह लेते हैं, और यह हो जाएगा du बाई डी टी तो पहले से था यहां पर v और बाकी सब 0। तो दिस इंप्लाई दैट यहां से हमारा फाइंडिंग क्या था, तो dt एट कांस्टेंट v इक्वल टू du बाई डी टी एट कांस्टेंट v, और इसी को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारी एक फाइंडिंग है जब हमने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम को लेते हैं तब। ठीक है, तो अब हमारी बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई, हमें यहां से यह निकाला हमने कि डेल्टा क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू सी वी। दिस इंप्लाई दैट जो ये पहला टर्म आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड का डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v, यह भी सी वी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग इसको 6 नंबर भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इक्वेशन 6 मे बी रिटेन एज फॉलोज। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप जरा समझो इसको। तो आप कह सकते हो अब कि डेल्टा क्यू बाई डी टी, ये आप रहने दीजिए इस तरह से, यह लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगा सी वी प्लस पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी डी वी बाई डी टी। ठीक है, हमने सी वी डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वी को सी वी से रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अभी हमने क्या कहा, v कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम इसी को अब एग्जामिन करने जा रहे हैं। देखो अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि du बाई डी टी एट कांस्टेंट v तो पहले से ही हमारे इक्वेशन में मौजूद था। मैंने अब बताया कि यह du बाई डी टी एट कांस्टेंट v को आप इस प्रकार से न लिखे, आप इसको cv से रिप्लेस कर दीजिए। तो cv से रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हेन वी विल कंसीडर दिस इक्वेशन, दिस कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको लिख लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। दिस इंप्लाई दैट dp इज इक्वल टू 0। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम पूरे बात करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू सी वी प्लस पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी, और ये राइट साइड का जो पार्ट है डी वी बाई डी टी, इसको भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर ही बात करेंगे। तो सिंस हम लोग जानते हैं ऐसा कि डेल्टा क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर दिस इज इक्वल टू सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस इंप्लाई दैट सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी प्लस du by dv at constant t dv by dt at constant p। ठीक है, जब मैं यहां cp यूज करूंगा तो यहां पर कांस्टेंट p दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब यहां पर कोई कंडीशन इंपोज करोगे तो यहां पर भी आपको कंडीशन इंपोज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ p हमने लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, और कुछ कुछ हमें आइडिया दिख रहा है कि हम लोग को क्या मिलने जा रहा है यहाँ पर। तो यह है P प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट T डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट P। ये इक्वेशन नंबर 7 बन गया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें, तो हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम भी बात कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर की भी बात कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर की भी बात कर लिया। तो अब इसके बाद अब हमारे पास जो इक्वेशन आया वह Cp माइनस Cv के टर्म में आया है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या करना होगा इसके लिए, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अब हमें थोड़ा सा कुछ एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है जूल एक्सपेरिमेंट। तो यदि जूल एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग कोई आइडियल गैस लेते हैं और उसको
स्टॉप कॉक के माध्यम से हम लोग किसी वेसल में रखे हुए हैं। तो जैसे ही हम वेसल को ओपन करते हैं, स्टॉप कॉक को हटाते हैं, तो कोई वर्क डन नहीं होता है और न तो कोई हीट एनर्जी टेक प्लेस करती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, और हमने कहा कि जब हम लोग स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं आइडियल गैस को लेकर जूल एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0 होता है और डेल्टा क्यू की वैल्यू भी 0 होती है। दिस इंप्लाई दैट डी यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, डी यू की वैल्यू भी 0 हो गई। अब जी यू 0 हो गया, लेकिन जैसे ही स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे वॉल्यूम तो चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए जब वॉल्यूम एक्सपेंड किया लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट था जूल एक्सपेरिमेंट के दौरान, तभी डी यू इक्वल टू 0 बताएगा, क्योंकि टी यू जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ तो डी यू कहां से चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू 0। तो अब आप जरा देख लीजिए, आपके इक्वेशन में यहां पर डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा तब, तो आपके पास बच गया कि thus we may have Cp minus Cv is equal to P dV by dt, dV by, इसको हम हटा लेते हैं, dV by dt at constant pressure। ये इक्वेशन 8 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास आइडियल है, तो सिंस वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल हमने गैस का लिया, आइडियल गैस का, तो PV इज इक्वल टू RT लिखेंगे। दिस इंप्लाई दैट P dV बाई dt, हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं, T के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब देखो जरा, राइट हैंड साइड इक्वेशन 8 का और इक्वेशन 9 का लेफ्ट साइड एक ही चीज है, तो हम लोग यहां बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी मे कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड हो रहा है भाई, इसको भी देखा जाए। कंक्लूड ये हुआ कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यह एक फेमस इक्वेशन है जिसको कि हम लोग मेयर्स इक्वेशन कहते हैं, मेयर्स इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्या कंडीशन लगाया इसमें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लगाया, देन कांस्टेंट प्रेशर लगाया, और इसके बाद जूल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को उसके अंदर इंपोज कर दिया। तो जूल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था कि जब हम लोग किसी आइडियल गैस को एक चेंबर के अंदर रख लें, एक गैसियस सिस्टम के अंदर रख लें, इंक्लोजर के अंदर रख लें, और उसके स्टॉप कॉक को जैसे ही ओपन करेंगे, स्टॉप कॉक का मतलब उसका ढक्कन जिससे आप उसको एयर टाइट किए थे, उसको जैसे रिमूव करोगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा और न तो कोई हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा, ओके। और जब ऐसा नहीं होगा तो डी यू की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा, है ना। तो डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू यहां पर 0 हो गई। तो उस कंडीशन को मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में इंपोज कर दिया और हमें मिल गया मेयर फार्मूला। तो हम लोग फिलहाल 2 कंडीशन की बात कर चुके हैं, ओके। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि फिर से इक्वेशन नंबर 5 पर आते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के इसको पूरा नोट्स करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है, इसको आप लिख सकते हो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट भी प्लस dt भी रहेगा यहां पर ना,
और v ये कांस्टेंट वाला टर्म है, dt बाई dv मत समझना इसको, है ना, p प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट t और यहां फाइनली dv। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन यही था ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो पहले वॉल्यूम किया, देन प्रेशर किया, अब नाउ वी आर गोइंग टू कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे तो दिस इंप्लाई दैट व्हाट, कि dt चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, और जब चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, p प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट t और dv। ठीक है, चलिए अच्छा है, ये तो हम इसको अब लिख लेते हैं। तो डेल्टा क्यू, और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P dV है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और du बाई dV है यह भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और dV एट कांस्टेंट T, ऐसे लिख लिया है हमने। तो अब इसको कैसे स्टेट कर सकते हो कि यदि T टेम्परेचर था, मतलब क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस थी। तो यदि आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो तो जो कुछ भी हीट एनर्जी एक्सचेंज किया जा रहा है थर्मोडायनामिकल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वह दो प्रकार से खर्च किया जा रहा है। तो पहला क्या होगा, सम ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो यह वर्क डन के बराबर हो जा रहा है और यह इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि देखो डीवी से डीवी कैंसिल, देखा जाए डायमेंशन वाइज डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कितना एनर्जी में चेंज हुआ प्लस कितना वर्क डन हुआ, दोनों को जोड़ दे तो वो टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहां पर टी को कांस्टेंट करके भी देख लिया। अब हम लोग इसी प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग बात कर लें इसी को, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम लोग इक्वेशन को देखें जो अभी पहले हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 5, तो उसके हिसाब से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू डी यू बाई dt at constant v plus p plus du by dv at constant t and dv, यही क्वेश्चन है। तो डेल्टा क्यू को मैंने 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग यह करें कि du by dt, तो यहाँ पर dt भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई dt तो रखा ही नहीं था, तो हम लोग इसको एक साइड में कर लेते हैं। और हम लोग इतने को क्या जानते हैं, डी बाई डी टी कांस्टेंट v, तो यह सी वी के बराबर है। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, डी यू बाई डी टी कर लेते हैं, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस p प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट t डी वी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट v अगर है तो यह सी वी के बराबर है, तो दिस इंप्लाई दैट सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस p प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट t डी वी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ इसमें ये इक्वेशन जो है, एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही फेमस रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, डी टी बाई डी वी। तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों में चेंजेस हैं तो उनका बीच में रिलेशन क्या होगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो हम लोग के पास क्या करते हैं कि हम लोग एक कोफिशिएंट लेते हैं जिसको कि हम लोग नाम देते हैं आइसोबारिक वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो आइसोबारिक वॉल्यूम कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1 बाई वी डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज अल्फा इज आइसोबारिक वॉल्यूम कोफिशिएंट, वॉल्यूम
कोफिशिएंट। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा वी इक्वल टू डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी, यही ना। तो अल्फा वी इसको लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू, इसके पहले हम लोग लिखे थे कि पी डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी, ऐसा लिखे थे हम लोग, है ना। तो डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी को क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसमें अल्फा वी से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, जरा देख लीजिए। सी पी माइनस सी वी अपॉन अल्फा वी इज व्हाट, डी वी बाई डी टी भी कैंसिल, ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यह प्रेशर के बराबर। तो इसको भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, इसको भी आप याद रखोगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चूंकि जब हमने ये रिलेशन को लिखा था, ये वाला इक्वेशन को लिखा था, तो वहां पर हमने एक शर्त बताया था। शर्त हमने यह कहा था कि ये जूल एक्सपेरिमेंट के कारण इतना बचा है केवल, क्योंकि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू जो है पी प्लस इतना टर्म था, लेकिन हम लोग के पास पी डीवी बाई डी टी कांस्टेंट पी बचा। ये क्यों बचा है, क्योंकि जूल एक्सपेरिमेंट को हमने इसमें हवाला दिया था और बताया था कि जूल एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें स्टॉपर को ओपन करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू 0 होती है, और इस 0 है ही तो इसको हम लोग P माइनस पी लिख लें, P माइनस पी लिख लेते हैं। तो इससे क्या फायदा हो गया, ठीक है भाई, P माइनस पी लिख लिया आपने, क्या फायदा हुआ इससे, बहुत ही सिंपल है। तो डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी रहने देते हैं, कांस्टेंट टी, और इसको लिख सकते हैं, एक P की जगह पर आप ये लिख लो जो अभी आपने फाइंड आउट किया था, दूसरा इसको P रहने दीजिए। तो इसको अब लेफ्ट साइड में रख लीजिए। देखिए अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। तो डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी, ये आप देख रहे हो बार बार ये अपीयर किया था हमारे पहले इक्वेशन में भी, तो यह हो गया सी पी माइनस सी वी बाई अल्फा इंटू वी। और इतने को आप जानते हो ये क्या है, सिंस सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखे हैं कहीं, देखो है ना, ये टर्म है सीवीडीटी, और dt बाई dv हो जाएगा यहाँ पर, तब dt बाई dv, क्योंकि या तो dv को इधर लिख लीजिए, है ना। तो इससे क्या मतलब आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि cv dt बाई dv की जो वैल्यू है वह बराबर हो गया माइनस cp माइनस cv अल्फा v के बराबर हो गया। तो यहां से dt बाई dv की वैल्यू कितना हो जाएगा, dt बाई dv की वैल्यू हो जाएगा cv माइनस cp अपान अल्फा v cv। एग्जाम में कई बार पूछा गया इसको प्रूफ करने के लिए। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव दैट dt बाई dv इज इक्वल टू cv माइनस cp अपान अल्फा v इंटू cv, ये कई बार पूछा गया है। और यह इक्वेशन जो आपको बताया गया है यह एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमने हेडिंग ही स्टार्ट किया था एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब आप पूरा समझ गए होंगे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया और हम लोगों ने पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया, देन देखा क्या होने जा रहा है, देन प्रेशर को कांस्टेंट किया, देन देखा क्या हो रहा है, जूल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को इसके अंदर ड्रा किया, देन फाइंड आउट किया, कंक्लूड किया, और वहां से मेयर फार्मूला मिल गया। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, देन हमने पाया कि हीट एनर्जी के बारे में सिमिलरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा चीजें आ रही हैं फिर से। इसके बाद हमने एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस लिया, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस लेने के बाद हमने वहां पर कंसेप्ट लिया आइसोबारिक वॉल्यूम कोफिशिएंट का अल्फा को, और उसके टर्म में हम लोगों ने इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया, और फाइनली चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम का जो रेशियो आया
वह सी भी माइनस सी पी अल्फा बी सी भी के बराबर आ गया, माइनस, या इसी को कभी कभी माइनस ऑफ सी पी माइनस सी भी अपर अल्फा बी इंटू सी बी के टर्म में भी बताया जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको यह बताया गया। और ये काफी महत्वपूर्ण थर्मोडायनामिकल रिलेशंस हैं। और जब भी कभी आप किसी कंपटीशन में जाओगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होगे अगर, या तैयारी कर रहे होगे, तो आप देखोगे कि जब क्वेश्चंस में इन बीच के जो रिलेशंस हैं इन्हीं को बार बार पूछा गया है। जैसे सी भी डी टी बाई डी भी की वैल्यू क्या आएगा, माइनस पी डी यू बाई डी वी कांस्टेंट टी, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से एक एक टर्म को समझिए और समझने के बाद देन इसको सॉल्व करिए। आप सभी का पुनः स्वागत